जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लमही उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस शहर के नज़दीक ही लगभग 4 मील दूर स्थित है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। वे उनके पिता लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुशवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे, यानी मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम जो था वो धनपत राय था। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम की सलाह से वे प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो अब हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। लेखक बताता है अपनी कहानी में कि एक लड़का है जिसका नाम केशव है।
केशव के घर पर कार्निस माने होता है दीवार की कंगनी, यानी जो हमारे खिड़कियों के ऊपर छज्जे बने होते हैं उसी को बोलते हैं कंगनी। तो दीवार की कंगनी, कार्निस मीन्स दीवार की कंगनी के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। ध्यान से कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो केशव और उसकी बहन, जिसका नाम था श्यामा, दोनों ही चिड़िया को वहाँ पर आते जाते बड़े ध्यान से देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। जब सुबह भाई बहन दोनों उठते थे तो आंख मलते हुए सबसे पहले जाकर कार्निस के सामने ही खड़े होते थे, जहाँ पर वे देखते थे चिड़ा, चिड़ा यानी गौरैया पक्षी का नर, यानी चिड़िया का पुल्लिंग, और चिड़िया दोनों ही वहाँ पर बैठे रहते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। उन चिड़ियों को देखने में दोनों ही बच्चे इतने खो जाते थे, इतने आनंदित हो जाते थे उन्हें देखकर, कि उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता था कि उन्हें नाश्ता करना है। दूध और जलेबी की भी उन्हें सुध नहीं रहती थी, यानी उन्हें नाश्ते में जो दूध और जलेबी खानी थी उसका भी उन्हें होश नहीं था। सुध यानी होश ना रहना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों ही अपने अंदर कुछ न कुछ सोचते रहते थे। दोनों के दिल में कई तरीके के सवाल उठते थे। दोनों सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, क्योंकि दीवार की कंगनी तक वे नहीं पहुंच पाते थे, नीचे से ही देखते थे, तो उन्हें अंडे का आकार नहीं पता था कि वे कितने बड़े हैं। तो उनके मन में ये सवाल उठता था कि आखिर अंडे ये कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे। जैसे हम जो आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों भी कुछ देखते होंगे तो आप लोगों के मन में भी कई तरीके के सवाल आते होंगे। क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। मतलब दोनों भाई बहन जो भी सोचते थे, उनके मन में जितना भी सवाल आता था, जितना भी प्रश्न उठता था, उसका जवाब उन्हें देने वाला कोई नहीं था, कोई उन्हें बताने वाला नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। उनकी मम्मी को अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। फुर्सत यानी अवकाश, अवकाश नहीं था। और उनके पिताजी को अपने पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। केशव और श्यामा दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे और आपस में ही जवाब दे लेते थे, और इस तरीके से अपने मन को आश्वासन दे लेते थे। तसल्ली यानी आश्वासन या दिलासा दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई से पूछती थी कि क्या भैया बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। केशव बड़ा था तो उसे ये था कि मैं बड़ा हूँ तो मैं इससे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए उसे गर्व था और गर्व से वो कहता था, गर्व यानी घमंड, गर्व से कहता था, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव कहता था कि नहीं, पहले पर निकलेंगे, पर यानी पंख,
पहले पंख निकलेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? क्योंकि जब भी चिड़िए का बच्चा होता है तो तुरंत उसके पंख तो आ नहीं जाता, तुरंत वो उड़ना नहीं जानता। तो सबसे पहले पंख आते हैं, फिर वो धीरे धीरे उड़ना जानता है, उसके बाद वो उड़ता है। तो केशव बताता है अपनी बहन से। फिर श्यामा क्या कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा अपने भाई केशव से पूछती है कि ये जो चिड़िया है और चिड़ा है, ये दोनों अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस प्रश्न का जवाब केशव के पास नहीं था। पेचीदा यानी टेढ़ा, कठिन सवाल, कठिन प्रश्न। तो इस प्रश्न का जवाब केशव नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इसी तरीके से दोनों सोचते थे, देखते थे। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गए, गुजर गए यानी बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। दोनों बच्चों की दिन प्रतिदिन रोजाना कुछ न कुछ जानने की इच्छा बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्सुकता बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। सोचते सोचते उनके मन में ये आता कि क्यों ना हम अंडों को देख लें कि वे कैसे हैं। बेचैन हो उठते थे अंडों को देखने के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इतने दिन बीत गए, अब हो सकता है बच्चे निकल आए हों। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। केशव और श्यामा दोनों के सामने अब एक प्रश्न आ गया कि अब तो बच्चे आ गए होंगे, निकल गए होंगे बाहर, तो अब वो कैसे खाएंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। दोनों बच्चे सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, कहाँ से लाएगी इतना दाना कि सभी बच्चों का पेट भर सके, सभी बच्चों को खिला सके। गरीब बच्चे भूख यानी बेचारे जो बच्चे हैं वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, चूं चूं बोलकर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों बच्चे इस बात को सोचकर, इस परेशानी, मुसीबत यानी परेशानी, अंदाजा यानी अनुमान लगाकर, इस मुसीबत, इस परेशानी के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। दोनों ने फैसला किया, फैसला यानी निर्णय। तो दोनों बच्चों ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों बच्चों ने ये निर्णय किया कि क्यों ना कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? श्यामा अपने भाई से पूछती है कि भैया तब तो चिड़ियों को कहीं भी दाना लाने के लिए उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? केशव कहता है कि नहीं नहीं, तब क्यों जाएंगी जब दाना यहीं पर रहेगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? श्यामा अपने भाई से पूछती है कि भैया क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। मतलब केशव इस कष्ट, तकलीफ यानी कष्ट के बारे में नहीं सोच पाया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। केशव कहता है कि तकलीफ तो होती ही होगी, कष्ट तो होता ही होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे यानी छटपटाते होंगे, बेचैन होते होंगे। तड़पते यानी छटपटाना या बेचैन होना। ऊपर किसी तरीके का छाया भी नहीं है। छाया यानी जहाँ पर धूप ना पहुँचे।
आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बच्चों ने अंत में ये फैसला किया कि क्यों ना घोंसले के ऊपर एक कपड़े से छत बना दें। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों ने विचार करके ये बातें की कि क्यों ना एक प्याली यानी कटोरी में थोड़े से चावल रख दिए जाएं और पानी रख दिया जाए। दोनों ने इस बात को मान लिया। स्वीकृत यानी मान लेना, प्रस्ताव यानी बात। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों बच्चे बड़े आनंद से, बड़ी इच्छा से इस काम में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा गई चुपके से अपनी माँ से बिना बताए मटके से थोड़ा सा चावल निकाल के लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव के घर में एक प्याली थी पत्थर की, जिसमें तेल रखा रहता था। केशव क्या करता है, उस प्याली यानी कटोरी, उस कटोरी से तेल को गिरा देता है ज़मीन पर और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरकर ले आता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी यानी छत। अब दोनों फिर सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, इस पे छाया कैसे करें। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। फिर दोनों सोचते हैं कि बिना किसी चीज़ के कपड़ा कैसे रुकेगा, छड़ी होना चाहिए तब कपड़े रुकेंगे। लेकिन अगर छड़ी रहे भी तो छड़ी को खड़ा कैसे करें। दोनों सोचते रहते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन यानी निरंतर विचार करना। केशव बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अंततः ये परेशानी भी केशव ने सॉल्व कर दी यानी हल कर दी। समस्या का समाधान उसके पास आ गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। केशव श्यामा से कहता है कि जाओ और जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको लेके आओ। अम्मा जी को मत दिखाना। और ये भी बता देता है कि अम्मा को इसको मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी? श्यामा अपने भैया से पूछती है कि क्या उसमें से धूप नहीं जाएगी, वह तो बीच से फटी हुई है, बीच से टूटी हुई है। केशव ने झुंझला कर कहा। केशव को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहता है, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। केशव कहता है, जाओ और तुम टोकरी लेके आओ, मैं उसका सुराग मतलब जो फटा है उसको मैं बंद करने के लिए कोई अच्छा उपाय, अच्छी तरकीब निकाल ही लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। जब उसके भाई ने इतना कहा तो श्यामा दौड़कर गई और टोकरी लेकर आ गई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, मतलब कागज लगा दिया जहाँ पर उसमें सुराख था, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला। एक टहनी थी उस कार्निश पे, उससे उस टोकरी को टिका दिया, उसी पे रोक दिया और तब बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। और अपनी बहन से कहता है कि देखो ऐसे ही मैं उस घोंसले पर आड़ कर दूंगा ताकि धूप उस पर ना जाए। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा सोचती है अपने मन में कि भैया मेरे बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही होशियार हैं। तो आज इतना ही कहानी, अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अब मैं आप लोगों से इस पार्ट से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? दूसरा प्रश्न, केशव और उसकी बहन किसे बड़े ध्यान से देखते थे?
तीसरा प्रश्न, केशव और उसकी बहन के दिल में किस तरह के सवाल उठते थे? चौथा प्रश्न, उनके अम्मा और बाबूजी को किस चीज़ से फुर्सत ना थी? पांचवा, किसे देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे? छठा प्रश्न, किस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों घबरा गए? सातवां प्रश्न, दोनों ने क्या फैसला किया? आठवां प्रश्न, केशव ने प्याली का क्या किया? नौवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, दोनों ने घोंसले पर छाया करने के लिए क्या किया? तो इन 9 प्रश्न के उत्तर आपके इस पार्ट 1 में है, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और 9 प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जितने भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के उसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।